नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष, मेरे साथ में रितिका। आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। विषय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा और अमेरिका में वहाँ की संसद का संबोधन। काफ़ी सारे लोगों की नज़र थी इस पूरे इवेंट पर, और ख़ासकर उनकी जो अमेरिका की जो संसद में उनकी स्पीच होने वाली थी उस पर भी। वो स्पीच जब हो रही थी, भारत तब सो रहा था, लेकिन उन्होंने जो जो बिंदु उसमें मेंशन किए हैं उस पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो दूसरी बार भारतीय प्रधानमंत्री कोई है जो पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो दूसरी बार अमेरिकी संसद को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की जो संसद है उसको इजराइल के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 3 बार संबोधित किया था, और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो दूसरी बार। इसी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये भी हैं कि काफ़ी सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे शुरुआत से ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिका दौरा जो है, उनकी जो राजकीय यात्रा है, वो सही ढंग से आगे बढ़े। उसमें वो उनका पूरा प्रयास था कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम, लेफ्ट लिबरल्स या जो एंटी इंडिया एंटी मोदी जो लॉबी है, उसने तमाम प्रयास किए, लेकिन रुके न तो झुके न तो वाली बात है। आखिरकार वो स्पीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, और बेसिकली सबको उनके आंसर्स मिल गए हैं जो लोग क्वेश्चन करते हैं रोज बैठ के डेमोक्रेसी में। उसका शायद आंसर भी दिया। डेमोक्रेसी पे कल एक क्वेश्चन जब हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें क्या कहा, शायद एग्जैक्टली उन्होंने यही बोला था कि डेमोक्रेसी के बारे में उन्होंने ये बोला था कि लोग कहते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, ये नहीं बोलते कि ये नहीं देखते हैं कि इंडिया ऑलरेडी डेमोक्रेटिक है। जैसे लोग क्वेश्चन करते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है या फिर दूसरी चीज़ें बोलते हैं इंडिया के लिए, उस चीज़ को लेकर उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, और उसके बाद यूएस कांग्रेस में भी उन्होंने डेमोक्रेसी को लेकर काफ़ी कुछ बोला था। We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. बेसिकली उनका जो उन्होंने जो आंसर था, बिल्कुल सदा हुआ आंसर था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि लोग कहते हैं, यानी लोग कहते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज पे अत्याचार जुर्म हो रहे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। जैसे लोग इक्वालिटी को लेकर क्वेश्चन करते हैं, या फिर यहाँ पे माइनॉरिटीज को लेकर करते हैं, या फिर जो अल्पसंख्यक है उनके लिए बोलते हैं। तो कल मोदी जी ने ये भी बोला था कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हाँ, तो इन सारी चीज़ों को लेकर कल का जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम उसे डिलीवर भी कर रहे हैं, तो फिर ये सारे सवाल खुद ही संतुष्ट हो जाते हैं कि यहाँ पर इस तरह की कोई ह्यूमन राइट्स भी यहाँ पर वायलेट नहीं हो रहे हैं और किसी धर्म पर इस तरह की अत्याचार नहीं हो रहा। वो नैरेटिव है और प्रोपेगेंडा है। तो कुछ पॉइंट्स से शुरू करते हैं। महिलाओं के बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच में कुछ बोला था कि भारत महिलाओं को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ रहा है। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. कल की स्पीच में पीएम मोदी ने बोला था कि जो यहाँ का डेवलपमेंट है, जो इंडिया का डेवलपमेंट है, वो वुमेन लेड है, क्योंकि वुमेन उनको चला रही है और वुमेन इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। प्लस प्रेसिडेंट को लेकर उन्होंने ये बोला था कि जो हमारी हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट है, वो खुद एक वुमेन है, और जहाँ पे वुमेन होता है वहाँ पे ऑब्वियसली डेवलपमेंट एक अलग तरीके से होता है। A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. प्लस एम्पावरिंग वुमेन ट्रांसफॉर्म द नेशन। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये मैसेज दिया था कि जहाँ जो महिलाएं हैं उनको जब एम्पावर किया जाएगा, उस वर्ल्ड में जो डेवलपमेंट है वो एक अलग नज़रिए से होगा और एक अलग तरीके से होगा। Investigating in a girl child lifts up the entire family. Empowering women transform the nation. इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट इसलिए हो जाता है कि कुछ दिन पहले जब आपने देखा होगा कि भारत में जब नई संसद का इनॉग्रेशन हो रहा था, उसमें काफ़ी लोगों ने, जो विपक्ष है, विरोधी दल है, या जो एंटी मोदी टाइप की जो एक टीम है, उसका खास डर था कि राष्ट्रपति से इनॉग्रेशन क्यों नहीं कराया जा रहा है। लेकिन अब देखिए, कल की अगर उनके भाषण के शब्द सुने तो हमारा विकास महिलाओं के नेतृत्व में हो रहा है। उन्होंने, जो राष्ट्रपति हैं, उन्हें कहा कि उनके नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। जो ज़्यादा जरूरी जहाँ पर है वहाँ पर उन्होंने पूरे विश्व के सामने रख दिया है कि भारत इस तरह से आगे बढ़ रहा है। इनॉग्रेशन के टाइम काफ़ी हो हल्ला हुआ था उस टाइम की जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो क्यों नहीं इसका इनॉग्रेशन कर रही हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी स्पीच में स्पष्ट किया है कि भारत में एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला भारत का नेतृत्व कर रही हैं, और वो उस विकास का नेतृत्व कर रही हैं। तो एक बहुत बड़ा संदेश होता है। इकोनॉमी अर्थव्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, When I first visited the US as a prime minister,
India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. India will be the 3rd largest economy soon. जो इंडिया है वो 5th लार्जेस्ट अभी इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और पीएम मोदी ने बोला था कि आने वाले साल में हम इसको 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमीज में देखें। ये भी याद दिलाया कि जब मैं पिछली बार यहाँ पे आया था तब 10वीं अर्थव्यवस्था भारत हुआ। एग्जैक्टली। तो एक चीज़ है जो ब्रांड इंडिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है उसमें ब्रांड इंडिया वाला, और वो जो आत्मविश्वास है उनकी स्पीच में दिखता है, उनके भाषण में दिखता है, और जो वो एग्रेशन है उनकी स्पीच का, मतलब अब अमेरिका के सामने भारत इस तरह से खड़ा नहीं रहता है कि ये कोई बड़ी सुपर पावर है, वो आई टू आई, वो आंखों में आंख मिलाकर देखने वाली जो बात होती है इसी तरह से रखते हैं। कि कुछ दिन पहले भी एक मैं पुराना उनका स्टेटमेंट आजकल ही देख रहा था, जब क्योंकि अमेरिका दौरे पर जो प्रधानमंत्री मोदी अभी हैं पूरा विश्व उनको देख रहा है, कुछ काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, चीन से लेकर के यूरोप से लेकर के, आपने आजकल देखा होगा कि यूरोप की काफ़ी सारी मैगजीन्स, उसमें द इकोनॉमिस्ट जैसे लोग हैं रेशियल हमले कर रहे हैं यहाँ भारत पर, काफ़ी सारे पूरा विश्व उसकी नज़रें हैं इस अमेरिका यात्रा पर कि कहीं भारत और अमेरिका करीब तो नहीं हो रहे हैं, या क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे एक अर्थव्यवस्था, एक इकोनॉमी, एक बहुत बड़ा व्यापारिक जो संबंध होते हैं वो एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर इस बात का मेंशन जरूर किया कि हम जल्दी ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। तो जो आत्मविश्वास है वो नज़र आता है उनके भाषण में, भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है और उसके इरादे क्या हैं, वो भी एक संदेश देने वाली कला होती है। एग्जैक्टली। जब पहले ये लोग क्वेश्चन क्या करते थे कि जीडीपी क्या है इंडिया का, इंडिया की इकोनॉमी देखिए, लोग नहीं कमा रहे हैं या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एटलीस्ट जो इकोनॉमी की ग्रोथ है वो देख के तो पता चलता है कि इंडिया किस तरफ अब आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। पीएम मोदी अपने शब्दों से बता रहे हैं कि जो इकोनॉमी है उसमें इंडिया और आगे बढ़ता जाएगा, और क्या पता धीरे धीरे करके हमें फर्स्ट इकोनॉमी में दिख जाए। तो ब्रिटेन में अभी पिछले कुछ टाइम से हम लोग ये देख ही रहे थे कि ब्रिटेन में भी कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा, वहाँ की जो मीडिया थी वो इस बात से उसको दर्द हो रहा था कि भारत तीसरे स्थान पर कैसे आ गया। वो भी तब जब हम पूरा विश्व अभी कोविड महामारी से जूझ रहा था और उससे उबरने की कोशिश कर रहा है। भारत का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। अर्थव्यवस्था की जब बात आई तो भारत में जो यहाँ का रूरल, अर्बन और रूरल, भारत की जब भी हम बात करते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बंटा हुआ तो भारत है ही, और बायोमेट्रिक से लेकर के, आधार से लेकर के, और डायरेक्ट बेनिफिट पर भी प्रधानमंत्री मोदी प्लस जो डिजिटल पेमेंट्स हैं और जिस तरीके से यहाँ इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स यूज़ की जानी है, प्लस यहाँ के जो वेंडर्स हैं और जो ठेले चलाते हैं, छोटी से छोटी दुकान, भले वो एक कॉबलर हो या मोची हो, वहाँ से लेकर के कैसे हर एक सेक्टर का इंसान डिजिटल पेमेंट्स यूज़ कर रहा है और इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India. एक क्लाइमेट एक्शंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस पर खास जोर, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि विश्व में क्लाइमेट जो जलवायु है उसको लेकर के सभी लोग बहुत अलर्ट हो रखे हैं। India grows while being responsible about our planet. We believe, Mata Bhumihi Putro Aham Prithviya. This means the earth is our mother and we are her children. Indian culture deeply respects the environment and our planet. यहाँ पर एक पॉइंट है कि लोग बोलते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट हो रहा होता है इंडिया में तो कई कबार इतने पेड़ काट दिए जाते हैं या ग्रीनरी को हार्म किया जाता है, एनवायरनमेंट को हार्म किया जाता है। तो इसको लेकर उन्होंने एक पॉइंट रखा था कि जो G20 कंट्री सिर्फ इंडिया ही है जिसने पेरिस कमिटमेंट के अंडर द गोल अचीव करा है 2030 का, वो भी जो यहाँ की एनवायरनमेंट को लेकर है। We grew our solar capacity by 2,300%. We became the only G20 country to meet its Paris commitment. तो उसमें मोदी जी ने ये बोला था कि कैसे इंडिया इकोलॉजिकल भी ग्रो कर रहा है और इकोनॉमिकल भी ग्रो कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। प्रो प्लेनेट प्रोग्रेस, प्रो प्लेनेट प्रॉस्पेरिटी, प्रो प्लेनेट पीपुल जो कहा था, और ये कहा था कि G20 में जो इंडिया अकेला ऐसा G20 राष्ट्र है जो अपने जो पेरिस कमिटमेंट है उनका उसको पूरा कर चुका है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम की बात भी कही है। We live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family.
कि पूरा विश्व एक परिवार है, जो भारत का नारा भी रहा है। हाँ, इसको लेकर उन्होंने कल का जो परसों का जो उन्होंने योगा सेशन करा था, पूरे इतना वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी आया है, तो उसको लेकर उन्होंने जो उसमें बोला था कि योगा मीन्स टू यूनाइट। कि एक फैमिली की तरह जो योगा है वो सिर्फ इंडिया सिर्फ ओन नहीं करता, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ 2016 में बोली थी कि ये कोई कॉपीराइट नहीं है योगा, हाँ, ये सारी दुनिया के लिए है ना। 2016 की कांग्रेस सेम कॉन्फ्रेंस ये इसमें बोला था। तो इसको लेकर उन्होंने कल बोला था कि ये वन वर्ड, वन सन, वन वर्ड और वन ग्रिड के अंडर जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, ये नहीं कि ये अमेरिका का है तो हम नहीं करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया का है तो ये हम नहीं करेंगे। मोदी जी ने लास्ट टाइम भी बोला था और इस बार फिर से उन्होंने याद दिलाया कि भारत की ओर से ही विश्व के लिए योगा, हम इसका कोई कॉपीराइट, इसका कोई पेटेंट नहीं कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो उसको लेकर जो वसुधैव कुटुंबकम को लेकर उन्होंने बोला है, वो एक बहुत ज्यादा एनलाइटनिंग चीज है। We advance the spirit of unity through yoga as well. Just yesterday, the whole world came together to celebrate the International Day of Yoga. इस भाषण की जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ थी वो थी जिस पर सभी लोगों की नज़र थी, क्योंकि भारत और अमेरिका जब करीब आ रहे हैं तो सभी लोगों को ये भी ध्यान रहता है कि रूस और भारत भी करीब हैं, और रूस के साथ सबको पता है कि काफ़ी समय से यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, और अमेरिका कहीं ना कहीं यूक्रेन के साथ खड़ा है, उसको हथियार सप्लाई करने से लेके हो माफ चाहूँगा, उसको धन, उसको आर्थिक रूप से उसको मदद करने की बारी आए। अभी भारत G20 देशों की मेज़बानी भी करने वाला, और उसकी लिस्ट, उसके जो अतिथि हैं उसकी लिस्ट है, तो सभी लोगों को एक चिंता बनी हुई थी मन में कि भारत का अमेरिका के सामने इस पर क्या स्टैंड रहने वाला है। तो शायद आप जो यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा है और जो भारत और अमेरिका के बीच में चल रहा है उस पर कल की स्पीच में As I have said directly and publicly, this is not an era of war. अब यहाँ पर मोदी जी ने बोला था दैट दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो देखा जाए तो पूरा विश्व भारत को देख रहा है, और किसी को सपोर्ट ना करते हुए सब कुछ पीसफुली अगर हो जाए तो उस पर हम लोग बिलीव करते आ रहे हैं पहले से ही। इसको लेकर मोदी जी ने बोला था। प्लस इसमें ये बोला था दैट यूएस हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर्स ऑफ इंडिया। तो इसको लेके पूरे हॉल में भी गड़गड़ाहट टूटी। Now, the United States has become one of our most important defense partners. तालियां, जब भी मोदी जी कुछ बोलते हैं तो भारत से लेके अमेरिका तक तालियां, मोदी मोदी के नारे, कल भी वो सब खूब चल रहा था। एग्जैक्टली तो बेसिकली कोई भी सेक्टर हो, वेपन्स का सेक्टर हो या फिर डिफेंस में कोई भी हेल्प करना हो, प्लस इंडिया यूएस को सपोर्ट करता आ रहा है और यूएस इंडिया को सपोर्ट कर ही रहा है एज अ फ्रेंड्स, और वो जो रिलेशनशिप है वो बढ़ता जा रहा है। और जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसको लेके मोदी जी ने ये बोला था दैट दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी से ड्रिवन है, हम लोग वैसी एडवांसमेंट में जा रहे हैं, प्लस जो एजुकेशन है और जो नॉलेज है, एआई का दौर है, तो उसको लेकर भी मोदी जी ने बोला था कि अमेरिका एंड इंडिया एआई। हाँ, मोदी जी बड़े खूबसूरती से इन चीज़ों की, उनकी एक खास बात है कि उन्होंने भाषण की शुरुआत में ये चीज़ रखी थी कि जो एआई का दौर है इसमें अमेरिका और इंडिया साथ साथ चल रहे हैं। तो वैसे ही उन्होंने डेवलपमेंट की तरफ फोकस करते हुए इनफैक्ट मैं ये सोचती हूँ कि ये जो पूरा स्पीच था वो इंडिया को ऐसा रखा गया, क्योंकि लोग हमेशा सोचते थे, लेकिन इस बार आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बताया कि इंडिया ऐसा है, यू डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग एल्स अदर देन दिस। इंडिया इज मजबूती से वैश्विक मंचों पर रखना। जो लोग बाहर बैठकर कमेंट करते हैं भारत पे, उन लोगों को एटलीस्ट ये पता चल जाएगा, उनको ये क्लियरली मेंशन हो जाना चाहिए कि अभी भारत ऐसा है। क्योंकि यही वो लोग थे जिन्हें कुछ टाइम जब राष्ट्रपति बाइडेन वहाँ पर चुनाव जीत करके राष्ट्रपति बने थे तो काफ़ी लोग ये उम्मीदें थी कि शायद अमेरिका की नज़रों में अब भारत हाशिए पर जाने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी है और वहाँ पर बाइडेन है। लेकिन जो खूबसूरती से जो ये पार्टनरशिप आगे बढ़ रही है हर फ्रंट पर, वो इसका जो रूस, यूक्रेन, अमेरिका, भारत, ये जो अभी सबकी नज़र थी, चीन भी इसमें कहीं ना कहीं है, सभी लोग जैसा कि मैंने बोला कि देख रहे हैं। तो कल की स्पीच में भी प्रधानमंत्री मोदी ने यही बात आगे रखी है कि यूएन चार्टर को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, जो 6 वर्ड्स ऑफ पीएम मोदी, कई बार उन्होंने यूएनजीए से लेकर के, खासकर मैं तो इन शब्दों का फ़ैन हो रखा हूँ, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। सारा विश्व, राष्ट्रपति पुतिन से लेकर के हर कोई उनके इन शब्दों से सहमत नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं। और मुझे लगा कि कल की जो स्पीच थी उनकी, जो यूएस कांग्रेस में उन्होंने इन्हीं शब्दों को दोहराया है, तो वो आत्मविश्वास, और उन्हें मालूम है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ये चीज़ बोल रहे हैं तो विश्व उनको सुन रहा है, ये इसकी सबसे खास बात थी। अभी इसमें पिछली बार जब 2016 में उन्होंने बोला था तो उस टाइम प्रधानमंत्री
मोदी ने इस गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म को स्ट्रांगली रखा था। जो आप कह रही हैं कि आज के समय पे प्रधानमंत्री जब स्पीच देते हैं तो वो एक क्लियर कट संदेश होता है, उसमें कहीं भी हाशिर। कल भी उन्होंने मेंशन किया कि हम लोग एक हीन भावना के दौर से निकले हैं, लेकिन अब वो कहीं भी इस तरह की झिझक हमारी ना जो हमारी लीडरशिप है ना वहाँ पर दिखती है, ना हमारे जो संबोधन है उसमें दिखती है। पिछली बार भी 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। असल में उस वक्त हुआ ये था कि अमेरिका ने F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को बेचे थे, तो अमेरिका की धरती पर उन्हीं की संसद में बैठ करके उनको क्लियर संदेश देना कि हम ये सब चीज़ समझ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, लेकिन एक तरह से हिंट देना कि हमें अगर आतंकवाद के साथ लड़ना है तो हमें उस लड़ाई को जारी भी रखना पड़ेगा। हम ये नहीं कर सकते हैं एक तरफ से हम आर्म सप्लाई कर रहे हों दुनिया में, खासकर उन देशों को जो आतंकवाद का पोषण करते हैं, और दूसरी तरफ हम ये दिखाव कर रहे हों कि वही जो डेमोक्रेसी वाली बात करते हैं अमेरिका में, तो ये सारी लॉबी वहीं बैठी हुई एक तरह से। Terrorism is an enemy of humanity and there can be no ifs and buts in dealing with it. इनफैक्ट जो उन्होंने लास्ट कांग्रेस में बोला था कि 2030 तक ज़ीरो टॉलरेंस और जो टेररिज्म है उसको हटाने के बारे में उन्होंने बोला था। तो इस चीज़ को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जीरो टॉलरेंस या आतंकवाद से, तो जो इंडो पैसिफिक रीजन है, ये जो हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, इसमें कल भी उन्होंने मेंशन किया क्योंकि उस एरिया में चीन की जो नज़र है, अगर सामरिक दृष्टि से देखें, रणनीति की दृष्टि से देखें, तो वो जो सबसे सेंसिटिव जोन उसको कह सकते हैं एक तरह से। और कल भी उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि चीन का नाम लिए बिना कि चीन पर हमला करना, कि उसमें भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनके कोई भी डिसीजन, उनके पार्टनरशिप वहाँ पर एक मेजर रोल दर्ज कर सकती है उस चीज़ को टैकल करने में। The dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open and inclusive Indo-Pacific. अब इंडिया की इकोनॉमी को लेकर ही बात करें, क्योंकि डेवलपमेंट है, इकोनॉमी की बात हो रही है, तो 2016 की यूएस कांग्रेस में मोदी जी ने माई टू डू लिस्ट बोली थी, जो कि बहुत एम्बिशियसली उन्होंने प्रेजेंट करी थी। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से लेके अभी 2023 में काफ़ी कुछ अचीवमेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि कैसे गरीबों को घर प्रोवाइड किया जाए, पानी का प्रोवाइड होना कितना इम्पोर्टेंट था, और उसके बाद एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी और काफ़ी कुछ उन्होंने इसमें कवर किया था। तो उस समय को लेकर असल में जो 2016 में उन्होंने कहा था, जो बात आप कह रही हैं, एक मिशन और विज़न जिसको कहते हैं, उन्होंने वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी कि उनकी माई टू डू लिस्ट में सिर्फ अर्बन इलाके नहीं थे, उसमें जो ग्रामीण भारत है उसके लिए सबसे ज़्यादा, जैसे उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो टारगेट हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स हमने गोल रखे हुए हैं, वो ये हैं कि हर गरीब के पास छत हो, हर किसी के पास बिजली हो, हर किसी के पास पानी की सुविधाएं हों, जैसे कि आपने मेंशन किया, और स्किलफुल इंडिया वाली जो बात है, इन्हें उन्होंने अपनी टू डू लिस्ट में रखा था। और स्मार्ट सिटीज़ का, तो अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे तो चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे हर आवास विकास योजनाएं जैसे हम लोग देख रहे हैं, सौभाग्य योजनाएं हैं, जल जीवन मिशन है, हर घर नल वाली योजनाएं हैं, तो ये सारी ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई हैं। और 2016 से लेकर के और 2023 तक के अगर हम इस टाइमलाइन को देखते हैं, तो भारत ने इन सभी छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। इसमें गरीबों को महत्व देना खास बात है। जो भारत में भी कई जो खान मार्केट गैंग हम कहते हैं, एक दिखता है कि जो अर्बन जो बौद्धिक वर्ग है, जो अक्सर हमलावर रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर या उनकी नीतियों पर, वो उन विकास की योजनाओं से बिल्कुल वो भी जुड़ा हुआ नहीं, उसे भी पता नहीं चलता है कि जो आदमी कई बार ये लोग क्वेश्चन भी करते हैं, क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया, तो अपनी मूर्खता को स्पष्ट रूप से आगे रख करके कहते हैं कि मोदी को वोट कौन दे रहा है। असल में मोदी को वो लोग वोट दे रहे हैं जिनके पास वो योजनाएं, जिन्हें वो अपना विज़न और मिशन बताते हैं, जिनके पास वो चीज़ें पहुंच रही हैं, उसमें छत है, उसमें पानी है, उसमें शौचालय है, जिसके लिए मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव वाली बात, 75 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों को शौचालय और पानी अब जा कर के मिल रहा है। तो ये वो लोग हैं जो इन्हीं लोगों को वो दिल्ली में भी रखते हैं, इन्हीं लोगों को जब वो अमेरिका जाते हैं, अमेरिका की संसद में बैठते हैं, तो वहाँ पर रखते हैं। और जबकि यहाँ का जो एक कांग्रेसी इकोसिस्टम बोल लीजिए, उसको विपक्ष बोल लीजिए, वो हैरान रहता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुमत के साथ बार बार कैसे आ जाते हैं, या इतने आत्मविश्वास में अभी क्यों हैं कि 2024 में भी ये लोग बढ़त बना करके वापस सत्ता में आने वाले हैं।
तो यही चीज़ें थी, दोहराई और उन्होंने उसे डिलीवर भी किया है। इंटरनेट की बात करिए, अगर लोगों उन्होंने कहा था कि ब्रॉडबैंड से हमको भारत को जोड़ना है, तो उसमें काफ़ी सारी ऐसी हैं जैसे, और तो 5G भी आ गया है 5G भी आ गया है। अभी। रोड, रेलवे, वंदे भारत को आप लोग देख लीजिए, 19 शहरों में अब तक जो है वंदे भारत रेलवे लोग। रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज़ को लेकर Smart बोला था, cities। जहाँ पर उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का एक अपना इनिशिएटिव रखा था पुरानी वाली कांग्रेस स्पीच में। और उसके बाद अब जब उन्होंने 75 इयर्स बनाते हुए भारत को लेकर ये बोला है कि इंडिया कितना डेवलप हो चुका है उस टाइम से लेकर अभी तक बेसिकली। तो कल उन्होंने अब 2016 की स्पीच से लेकर के 2023 तक क्या है, तो इस बीच में पूरा विश्व एक आपदा से भी गुजरा है, कोरोना महामारी की। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में क्लियरली इस चीज़ को रखा कि भारत ने वसुधैव कुटुंबकम की अपनी नीति, अपनी संस्कृति का पालन किया। वो शब्द वाकई में जो मैं कह रहा हूँ ना कि वो आत्मविश्वास और दुनिया के सामने अपने आप को रखना कि ये भारत है, वो कल के भाषण में उनके बहुत गजब का था। उन्होंने कहा कि हमने 150 देशों को मदद दी कोरोना के दौरान। इसमें उन्होंने अमेरिका के साथ पार्टनरशिप का भी मेंशन किया और ये कहा कि भारत ने इन लोगों की मदद इसलिए नहीं की क्योंकि वो उन पर कोई एहसान कर रहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने उन्हें उनकी मदद वैसे ही की जैसे अपनों की जाती है। तो जिन लोगों की भी नज़र अभी भारत और अमेरिका के इस संवाद पर है, जो डायलॉग दोनों देशों के बीच में चल रहे हैं, उनके लिए वो स्पष्ट संदेश है कि कोरोना के वक्त भी भारत पीछे नहीं था। ऐसा नहीं था कि भारत में महामारी कोई कम थी, लेकिन भारत ने वैक्सीन हो या मतलब मेडिकल हेल्थ या फिर यूक्रेन और इस समय मतलब ऐसे टाइम में भी उन्होंने मेडिकल सपोर्ट दिया। ऐसे दौर में भी जब मतलब टर्की में भी अभी जब अर्थक्वेक आया था तब भी उन्होंने मेडिकल सपोर्ट वहाँ पे भी कई बार लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भारत को क्योंकि वो एक ऑब्वियसली इस्लामी राष्ट्र है, तो कई बार हमारे देश में ये चर्चा पर जोर पकड़ती है कि ऐसी ज़रूरत मजबूरी भारत की क्या है। लेकिन सहायता, भारत की जो अगर हम संस्कृति देखें तो सहायता करना, ज़रूरतमंद की सहायता करना भारत की संस्कृति है, वो उस पर कोई थोप नहीं सकता है। क्योंकि उसके बदले कई लोगों ने कहा था कश्मीर पर तुर्की का अलग ही राग रहता है। तो कल की स्पीच में उनकी वही बात थी कि भारत ने उनकी मदद कोई जताने के लिए और किसी मजबूरी में नहीं की। भारत ऐसा करता है क्योंकि भारत ऐसा करता आया है, ये हमारी पहचान है। एक जो दोनों देशों के बीच में रोजगार या जो अर्थव्यवस्था के लेकर के संबंधों को लेकर के थी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर मैं स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको सुनाऊँ तो उन्होंने कहा कि विमान का एक ऑर्डर अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से अधिक रोजगार पैदा करता है। जब कोई अमेरिकी फ़ोन निर्माता भारत में निवेश करते हैं तो ये दोनों देशों में रोजगार और अवसरों का एक संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र बनाता है। जब भारत और अमेरिका अर्धचालकों, सेमीकंडक्टर्स और महत्वपूर्ण खनिजों पर एक साथ काम करते हैं तो इससे दुनिया को आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक विविध और विश्वसनीय बनाने में मदद मिलती है। एक सदी तक हम रक्षा सहयोग से दूर रहे, अब संयुक्त राज्य अमेरिका हमारा सबसे महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार बन गया है। जो अब बात कर रही थी कि डिफेंस और स्ट्रेटजिक में भारत और अमेरिका कैसे साथ साथ चल रहे हैं, तो Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. तो आखिर में एक जो बात है जिसे मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने भाषण में यूएस कांग्रेस में अपनी द्वारा लिखी, उन्होंने कहा कि मैंने एक कविता लिखी थी, उसे मैं यहाँ पर रखना चाह रहा हूँ। I'm reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर, आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाते, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आप भी इसे सुनिए और देखते रहिए द पैम्फलेट। जाते जाते आप इस कविता को अवश्य सुनिए। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपनी स्पीच खत्म की, वहाँ पर पूरी संसद तालियों की गड़गड़ाहट से, मोदी मोदी के नारों से, और काफी सारे जो वहाँ के भारत माता की जय और वंदे मातरम वाले नारे भी वहाँ पे लगाए जाते हैं, जिन नारों से कि अक्सर भारत में रहने वाले कुछ लोगों को समस्या होती है, अमेरिका की संसद उन नारों से गूंज रही थी। काफी सारे वहाँ के सांसद थे जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फी लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो एक औरत तो है जिस पे लोग मर रहे हैं, एक फकीर तो है मोदी जी में,
जिसके लोग फैन हैं ग्लोबली। तो आप उनकी कविता सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।